एक लेक्चर आप लोगों का हो चुका है, तो मे बी थोड़ा सा आप लोग रिसर्च थोड़ा पढ़ के थक चुके होंगे। थोड़ा आसपास के परिवेश में देखते हैं हमारे क्या हो रहा है, उस पर एक जनरल सा टॉपिक है। आजकल जो आप देख रहे हैं कोरोना पेंडेमिक चल रहा है हमारे यहाँ, ऑलरेडी महामारी फिर से आ रही है। कुछ बात करते हैं जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स भी आपको मिलेंगे, बहुत से एरियाज मिलेंगे जहाँ से आप अपना रिसर्च का जो एक टॉपिक है बेसिकली, उसमें से आप देख सकते हैं कि किन चीज़ों को हम एनालाइज करें, जहाँ से आप अपना एक रिसर्च, जहाँ आपका इंटरेस्ट हो, उन चीज़ों को आप कवर कर सकें। तो नॉर्मली सोशियोलॉजी का ये टॉपिक है, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसा कि सोशियोलॉजी जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नाम ही है उसका सोशियोलॉजी, देन सोशल जो सोसाइटी का जो एक साइंस है, एक तरह से कह सकते हैं। तो सोसाइटी में दो तरह से एक्टिविटी होती है। एक आम बोलचाल की भाषा होती है, जैसे कि जो सामान्य लोग, जो उसके मेंबर्स हैं, आम बोलचाल में उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च की बात करते हैं, उसमें कहीं हम उसकी वैज्ञानिक तरीके से उसको स्टडी करने की जब हम बात करते हैं, तो जो उसमें शब्दावलियाँ हैं, जो भी उसमें चीज़ें आ रही हैं, जो नाम आ रहे हैं, उनका बेसिकली हम एक प्रॉपर और एक स्पष्ट उसका एक अर्थ समझ लें, और उस अर्थ को जब हम लेके चलते हैं तो हमारे लिए उन चीज़ों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि हम जो चीज़ें पढ़ते जाएंगे, तो अब जो चीज़ें हम पढ़ेंगे या हम जिस पे चर्चा होगी, वो थोड़ा सा उसको हम एक साइंटिफिक उसमें लेके चलेंगे, क्योंकि आपका जो एक फील्ड है वो साइंस रिसर्च का है, आप PhD प्रोग्राम के अंतर्गत हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं अभी, कि किस तरह से हम एक नॉर्मल जो एक बोलचाल की जो एक हमारी जो भाषा है, और एक किस तरह से उसको अगर हम उसकी अगर स्टडी करें तो उसको किस तरह से हम उसको बताएंगे। जैसे कि सोसाइटी हमारी है, समाज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक मानव प्रजाति की, भाई मानव प्रजाति का जो समाज है, होमो सैपियंस ने जो एक सोसाइटी डेवलप की है, उसकी बात अगर हम करें तो स्टार्ट करते हैं कि भाई कहाँ पे हैं हम, पृथ्वी पे रह रहे हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, तो नॉर्मली बच्चे क्या कहते हैं उसके लिए, कि एक बिग बैंग थ्योरी थी और एक आग का गोले की तरह पृथ्वी निकली, और कुछ समय के बाद वो ठंडी हुई और उस पर जीवन आया, और उसके बाद और भी प्रजातियां विकसित हुई, जिसमें एक मनुष्य भी रहा साथ में। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम साइंटिफिक उसमें अगर हम देखें, एक तरह से इसको थोड़ा सा अगर हम स्टडी के फॉर्म में देखें, तो हम ये देखते हैं कि जनरली जो अर्थ जो हमारा है, जो ओरिजिन इसका हुआ, बेसिकली आप सभी लोग, काफ़ी लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, और बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब आप इनको पढ़ रहे होंगे कि जो सन था उसके अराउंड पे जो डस्ट और कुछ गैसेस थी, वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक पिंड का रूप उसने लिया, और फाइनली और बहुत ही फायर बॉल की तरह एक अर्थ का ओरिजिन हुआ। और शुरू में इसमें काफ़ी चीज़ें उथल पुथल रहीं, कभी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा, कभी ऑक्सीजन हुआ, बहुत सारे आपके जो कहते हैं कि आइस एज आए इसमें, और लगभग 450 करोड़ पहले की ये घटना है जब हमारा अर्थ का ओरिजिन हुआ। ठीक है, धीरे धीरे बाद इसके बाद अगर हम देखें मानव उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं, तो लगभग 50 लाख साल पहले, 50 लाख ईयर अगो, हम देखते हैं कि जो आइस जो कैपिंग स्टार्ट हुई हमारी नॉर्थ पोल पे, और पहले हमारा जो एक अर्थ जो आज हम देखते हैं, जो नया एक रूप इसका, वो उस तरह नहीं हुआ करता था। एक एज स्टार्ट हुई जिसको हम प्लायोसीन एज के नाम से जानते हैं। ये हम अब की बात कर रहे हैं, जब ये ओरिजिन हुआ ह्यूमंस का, होमो सैपियंस एक प्रजाति आई, उसके पहले भी बहुत सी प्रजातियां आई, आप लोगों ने बहुत से नोन भी होंगे, जैसे जुरासिक एज भी थी जिसमें आए। उसके बाद से वो जैसे कि उथल पुथल होती रही और चेंजेस आते रहे, वो अडेप्ट नहीं कर पाए और चले गए। अब बात आती है हमारे होमो सैपियंस की, तो बात यहाँ पे है कि अब जो एक नॉर्थ पोल पे जो कैपिंग स्टार्ट हुई, तो आज जो हमारा जो कॉन्टिनेंट्स हमारे हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्होंने अपना जो एक एक्चुअल शेप निर्धारित हुआ। ठीक है, धीरे धीरे इसके बाद भी कुछ आइस एज आई, लेकिन अभी लगभग 11,500 लाख साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो ग्लेशियर्स थे वो कुछ पिघले, और उसके बाद कुछ ह्यूमिड बढ़ी,
ठीक है। हम पहले ही जब अगर ओरिजिन की बात अगर करें तो ह्यूमंस हमारे तब से हैं, 50 लाख पहले से हमारी उत्पत्ति हो चुकी है। लेकिन उस समय क्या था, हम और प्रजातियों की तरह, जो लिविंग एनिमल, जो जितने भी और प्रजातियां थी उन्हीं की तरह हम यहाँ रह रहे थे, ठीक है। और पूरी तरह से हमारा जो एक फोकस था केवल अपने आप को जिंदा रखना और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना, जहाँ एक सोसाइटी एक तरह से कह सकते हैं जो कि नहीं बनी, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं, लगभग 12,000 लाख साल पहले की बात करते हैं, जिसको हम एक होलोसीन एज का नाम देते हैं। होलोसीन एज, जिसको हम कहते हैं एक अभिनव युग, जो हमारा स्टार्ट आज का जो हो रहा है, इसको एक नाम दिया गया, जिस समय थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा और इसने सपोर्ट किया ह्यूमन पॉपुलेशन को। बहुत सारे जंगल आए बने और एक तरह से लोगों को खेती और इन सब चीज़ों का एक ऑप्शन मिला, और वहाँ से इसने स्टार्ट किया डेवलपमेंट, जहाँ मानव की आबादी बढ़ी, और इसके बाद धीरे धीरे उनके समूह बने, और समूह देश से समुदाय, और एक तरह से हमारे समाज का निर्माण हुआ, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत पुरानी है, लेकिन अभी मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें तो इस समय एक नया वर्ड हमारे सामने आ रहा है, एंथ्रोपोसीन एज। एंथ्रोपोसीन एज मतलब मानव युग। मानव युग इसको क्यों कहा गया? लगभग 1950s में जो हमारे एटॉमिक जो टेस्टिंग हुई है ना, आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पे टेस्टिंग हुई, और उन टेस्टिंग्स के थ्रू रेडियो न्यूक्लियाइड जो थे वो काफ़ी जगहों पे, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे लैंड एरिया हो, वहाँ पे वो रुके जाके, ठीक है। और इनकी प्रकृति ये होती है कि वो किसी न किसी फॉर्म में काफ़ी समय तक रहते हैं और लोगों पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से ये अगर ये दूसरी प्रजातियों पे अगर ये असर डालेंगे तो हमारी मानव प्रजाति पे भी कहीं ना कहीं असर ये डालेंगे, ठीक है। तो 2000 में एक साइंटिस्ट थे क्रुटजेन, जिनको नोबेल अवार्ड दिया गया, और उन्होंने बेसिकली जो 70s का एरा था, लगभग से 2010 तक का जो एरा, जबकि बहुत ज़्यादा एक हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुआ और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा जो हुई हमारी, उस एरा को उन्होंने कहा कि मनुष्य ने इस समय पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारा इकोसिस्टम है और जो एयर है, वाटर है, या उसी एज में हमने देखा जो ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन था, आपने देखा बहुत सी जैव प्रजातियां हमारी एंडेंजर्ड हो गई, काफ़ी चेंजेस आए हमारे पारिस्थितिकी तंत्रों में। तो उन्होंने कहा कि मानव ने हर एक चीज़ को इफेक्ट किया है, कोई भी ऐसी जगह नहीं बची कि जहां उन्होंने इनको इफेक्ट ना किया हो। तो निश्चित रूप से परिवर्तन आए, और उन परिवर्तनों ने कहाँ तक मनुष्य को परिवर्तित किया या उसका जो एक जो समाज है उसको परिवर्तित किया, थोड़ी सी बात उसी पे आज हम अपनी करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल चेंज। तो फर्स्ट जो है वो बेसिक अगर हम इसकी मीनिंग लेके चलें, भाई सोशल चेंज है, दो शब्दों से मिलके बना है। फर्स्ट हमारा जो है सोशल, सोशल मतलब सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज से संबंधित या उसके जितने भी संगठक हैं उनसे संबंधित, ठीक है। सेकेंड थिंग है चेंजेस। अब चेंजेस की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, तो परिवर्तन के अंतर्गत हम देखते हैं कि तीन चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं परिवर्तन में। सबसे पहली चीज़ हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब किस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है, इस चीज़ को हम देखें। दूसरा चीज़ होता है हमारा टाइम, भाई एक टाइम ड्यूरेशन होगा, कितने समय के बाद ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज होती है वेरिएशन, कि पहली स्थिति से जो दूसरी स्थिति है उसके बीच में क्या बदलाव आ रहा है। तो बेसिकली जब हम ये चीज़ों को, इन तीन चीज़ों को हम लेके जब हम उनको रिलेट करते हैं चेंजेस को, और ये चेंजेस हमें कहाँ देखने हैं? सोसाइटी में। तो सोसाइटी में जो वेरिएशंस आएंगे या किसी एक टाइम या एक पर्टिकुलर, यदि हम हो सकता है हम किसी संस्था को ले रहे हो, ठीक है, हो सकता है हम उनकी किसी सांस्कृतिक विशेषता को ले रहे हो, या किसी विशेष संगठन को लेके चल रहे हो, किसी भी चीज को लेके हम उनका एक परिवर्तित रूप किस आधार पे हमें लेना है, उन चीजों के लेके अगर हम उसके अंदर अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको हम सोशल चेंज का नाम दे सकते हैं, ठीक है। आज हम इसी पे थोड़ी सी बात करेंगे। इस तरह से ये कुछ अच्छा वेट पावर ठीक है, थैंक यू। अब
इसमें नेक्स्ट कैसे आएगा? नेक्स्ट इसमें टैप करने से आएगा। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, सोशल चेंज को कई समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया हुआ है। अब बात वही है, जिसने भी डिफाइन किया है उस सभी लोगों ने वेरिएशंस या एक चेंजेस को बताया है, और उन्होंने ये देखा कि सोसाइटी में किस प्रकार के परिवर्तन जो हो रहे हैं उनको उन्होंने सोशल चेंज का नामकरण दिया है। तो अब पहले तो ये हम देखते हैं, हमने कुछ डेफिनेशंस को यहाँ लिया हुआ है जिनके आधार पे केवल अभी हम ये समझते हैं कि सोशल चेंज को कैसे डिफाइन किया गया है, उसके बाद से कुछ हम कॉमन एलिमेंट्स को लेके आएंगे। ठीक है, तो सर जोन्स के अकॉर्डिंग उन्होंने बेसिकली जो टर्म यूज किया है सोशल चेंज, उन्होंने कहा कि इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन और मॉडिफिकेशन ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ सोशल प्रोसेसेस, सोशल इंटरेक्शन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन। इन तीन चीजों में या तो सामाजिक प्रक्रियाएं हो, या सामाजिक जो एक अंतःक्रियाएं हैं, या फिर सामाजिक जो संगठन है, उन तीनों में यदि किसी प्रकार का बदलाव हो रहा है तो उसको हम सामाजिक जो परिवर्तन है उसका नामकरण देंगे। गिलिन और गिलिन भी बहुत फेमस है, इन्होंने सोशल चेंज को डिफाइन किया है। उन्होंने कहा वेरिएशन अगर किसी एक्सेप्टेड मोड ऑफ लाइफ, क्योंकि हर समाज की एक जीवन शैली होती है, उनका एक जीवन जीने का तरीका होता है, यदि उसमें बदलाव हो रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू अल्टरेशन इन जियोग्राफिक कंडीशन, या तो भौगोलिक परिस्थितियां हो, इन कल्चरल इक्विपमेंट्स, composition of population are ideologies and whether brought about by diffusion or invention within the group। यदि इन चीजों से इस तरह से अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो भी उसको हम सामाजिक परिवर्तन का ही नाम देंगे। ठीक है, अब एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं बी कुपुस्वामी, उन्होंने कहा है कि सोशल चेंज इज सम चेंज इन सोशल बिहेवियर एंड इन द सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां इन्होंने बात की सोशल बिहेवियर या सोशल स्ट्रक्चर में जो बदलाव हो रहा है उनकी बात वो कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम मेरिट एंड एल्ड्रिच की अगर हम देखें कि उन्होंने इसको कैसे परिभाषित किया है, उन्होंने कहा है कि अगर ह्यूमन बिहेवियर के जो प्रोसेस है जो उसमें अगर मॉडिफिकेशन हो रहा है या फिर ओनली इन अनदर वे ऑफ इंडिकेटिंग दैट सोशल चेंज अकरिंग, मतलब कि उनके जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें यदि कोई परिवर्तन हो रहा हो तो फिर उसको हम सोशल चेंज की बात कहेंगे। इसी तरह से के डेविस ने भी यही बात कही है कि मीन्स such alteration as occur in social organization is in the structure and function of the society। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कि यहाँ देखिए हर एक चीज में जहां बात आ रही है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात आ रही है, सोशल प्रोसेस की बात आ रही है और ह्यूमन बिहेवियर की बात आ रही है। नॉर्मल सी कुछ चीजें निकल के आ रही हैं जिनमें बदलावों को सोशल चेंज का नामकरण किया जा रहा है। अब हम बेसिक चीजों को निकाल लेते हैं कि हम किन किन बदलावों को सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत समझेंगे। पहली चीज है चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? पहली चीज सामाजिक संरचना होती क्या है? सामाजिक संरचना ठीक वैसे ही है जैसे हमारा शरीर, एक तरह से समझ लीजिए हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और उन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा है और वो एक दूसरे के साथ संयुक्त होकर एक शरीर को निर्मित करता है। अगर नॉर्मल और भी इससे सरल समझें तो यदि एक मकान है तो मकान में ईंट भी है, सीमेंट भी है, सरिया भी है और इन सब चीजों से मिलके एक मकान बनता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो सोशल स्ट्रक्चर जो है इनमें चार विशेषताएं होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम सामाजिक संगठन की अगर हम बात कर रहे हैं, संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं, पहली चीज उसमें कुछ यूनिट्स होंगी। ठीक है, उसकी कुछ इकाइयां होंगी। अगर हम सामाजिक इकाइयों की बात करें तो वो संस्थाएं हैं, समूह हैं, चाहे वो धार्मिक समूह हो, राजनीतिक समूह हो या मूल्य हो, इस तरह की चीजें उसके अंतर्गत आ सकती हैं। दूसरी चीज है कि जितनी भी इकाइयां होंगी वो एक व्यवस्थित क्रम में होंगी। व्यवस्थित इन द सेंस जितने भी ऑर्गन हैं वो एक सिस्टम में है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऑर्गन अपनी प्लेस को बदल देता है और चेंज हो जाता है। यदि
जैसे कि हमने अभी मकान का जो एग्जाम्पल लिया, कोई घर अगर हम बना रहे हैं तो उसमें ईंट बालू सीमेंट सरिया अगर एक जगह हम ला के रख दें तो उसका कोई मतलब नहीं है, उससे एक संरचना नहीं खड़ी होती है हमारी, ठीक है। ठीक उसी तरह से जो इनके बीच का जो एक रिलेशन होगा वो एक व्यवस्थित और निश्चित होगा। तीसरी चीज, जो ये व्यवस्था है वो स्थायी होगी। ऐसा नहीं है कि आज इसको इस तरह से चेंज कर देते हैं और कल हम जो ईंट है उसकी जगह हम सरिया लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यवस्थाएं होंगी वो स्थायी होंगी। और जब हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना में आंतरिक रूप से हम ना देख के उसका एक ओवरऑल बाहरी रूप हम देखते हैं, जिससे कि हमें उसका एक स्वरूप दिखाई देता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीजें हैं सोशल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर में दो चीजें होती हैं, उसके दो सब सिस्टम हैं, एक है फंक्शनल सब सिस्टम और दूसरा है स्ट्रक्चरल सब सिस्टम। अब भाई बात अगर हमें देखनी है, अगर हम रिसर्च में भी जाते हैं तो हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं वहां पे। पहली चीज है कि बहुत सी इकाइयां हैं मैंने कहा, लेकिन दो तरह के उनके स्तर हैं। पहला फंक्शनल, फंक्शनल इन द सेंस ऐसी चीजें, देखिए सोसाइटी की जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उनको बनाए रखने की कोई ना कोई कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, जो सब लेवल्स जो इनके हैं, वो सब लेवल्स का काम ही, इनका मुख्य कार्य यही है कि एक तरह से पावर मैनेजमेंट, जो टेंशन मैनेजमेंट है या एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन है, इन सब चीजों को कार्य करना मुख्य रूप से इनके ऊपर उत्तरदायित्व इन सब सिस्टम्स का ही है, ठीक है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे फंक्शनल हो। अब फिर बात वही आती है कि भाई फंक्शनल और स्ट्रक्चरल क्या चीजें हैं। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल में भी कोई बहुत अंतर नहीं है, एक चीज केवल अमूर्त है और दूसरी चीज मूर्त रूप में है। जो संगठन हमें मूर्त रूप में दिखाई दे रहे हैं उनको हम स्ट्रक्चरल कह देंगे और जो हमारा फंक्शन कर रहा है उसको हम फंक्शनल कह देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर संस्थाओं के रूप में देखें, अस्पताल हैं, सोसाइटीज में हैं, स्कूल्स हैं, चर्च हैं, प्रार्थना समाज है, इस तरह की जो चीजें हैं आपको जो दिख रही हैं उनको हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में कहेंगे। और जो दूसरी मान लीजिए प्रार्थना समूह हैं, विशेष समुदाय हैं, इन सब चीजों को हम फंक्शनल उसमें सब लेवल्स में रखते हैं। है एक ही चीज का पार्ट है तो स्ट्रक्चर ही, लेकिन उसको समझने के लिए दो तरह से रख दिया गया। और बेसिकली एक तरह से हम कहते हैं कि जो इनको कंट्रोल करने के लिए, अपनी व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये सब स्टेशन जितने भी हैं ये चीजों को बनाया गया है, सब लेवल्स को बनाया गया है। अब इसी के आगे एक वर्ड जुड़ा हुआ है फंक्शन, है ना। फंक्शन, फंक्शन मीन्स क्या होता है? कार्य, प्रकार्य, ठीक है। अब ये जो भी सोशल स्ट्रक्चर्स हैं उन्होंने उनके कुछ अधिकार होंगे, उनको समाज में जो एक दूसरे से जो पारस्परिक भागीदारिता है वो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना है, तो सभी के अपने कार्य आवंटित हैं, ठीक है। तो सहयोग करने के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं उनको हम फंक्शंस का नाम देंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि बदलाव यदि सामाजिक अंतःक्रिया में अगर होता है, इंटरेक्शंस की बात आ रही है, सामाजिक अंतःक्रिया में यदि बदलाव हो रहा है तो भी हम इसको सोशल चेंज, सामाजिक बदलावों के रूप में ही जानेंगे। अब सोशल इंटरेक्शन क्या चीज होती है? हमने देखा है कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और हम भी हैं और यहाँ टेबल और ये चेयर और बोर्ड और ये सब चीजें भी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो एक मटेरियल भी एक हमारा कॉन्टेक्ट है, मतलब जो ये जो चीजें हैं मटेरियल है, मतलब भौतिक चीजें हैं जो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो एक तरह से इंटरेक्शन तो हमारा इनके साथ भी है, लेकिन क्या ये हमारे साथ कोई इंटरेक्ट कर रही है? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दो चीजें इसमें, एक चीज बस ध्यान रखने की चीज है कि जो इंटरेक्शन होगा दो लिविंग बॉडीज के बीच में हो, दोनों की एक दूसरे के साथ पारस्परिक जागरूकता हो। अगर हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप हमारे साथ उसका सहयोगी रूप में या उसके साथ हमें कुछ रिएक्शन दे रहे हैं, तो वो एक पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए, जो कि एक सोशल इंटरेक्शन का मेन काम है, ठीक है। दूसरी चीज है, हम यहाँ हैं, आप हमसे प्रभावित हो रहे हैं, या हो सकता है अभी जब नेक्स्ट जो लास्ट हमारा टाइम होगा आप हमसे कुछ पूछेंगे तो एक टू वेज इंटरेक्शन हो जाएगा। अब दूसरी चीज है कि हमेशा सोसाइटी में अगर जो समूह है उसमें एक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है तो उसको भी हम इंटरेक्शन मानेंगे। समय समय पे समाज में जो भागीदारी जो होती है वो भी इस इंटरेक्शन की हिस्सा होगी।
कैसे, इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। एक ही व्यक्ति, आप जितने भी लोग हैं समाज में अलग अलग जगहों पे अपना अपना रोल प्ले करते होंगे, है ना। कोई आप किसी के भाई होंगे, किसी के बेटे होंगे, ऐसा होगा ना। जैसे आप हैं, किसी की अगर यहाँ जो लड़कियां हैं बहन होंगी, जो मैरिड हैं वो किसी की पत्नी होंगी। तो रोल प्ले जो आपका है वो परिवार में ही कहीं 2-4 तरह से हो रहा है और समाज में कुछ और भी तरीकों से होगा, ठीक है। तो जो जीवन में एक भागीदारी वाली जो चीज़ है कि समाज में जो भागीदारी आप जो कर रहे हैं वो भी इंटरेक्शन आपका सोशल इंटरेक्शन में आ जाएगा। तो अंतःक्रिया को हम 2 तरह से देखेंगे, 2 चीज़ें कंडीशंस होंगी इसमें। एक तो होगी हमारा म्यूचुअल अवेयरनेस और दूसरी चीज़ है हमारा पार्टिसिपेशन, ठीक है। उन चीज़ों को हम अंतःक्रिया का नाम देंगे। अब एक तीसरी चीज़ और भी है, वो बदलाव जो जितने भी हमारे सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्यगण होंगे समाज के, उनके अगर लाइफ में जो एक जीवन शैली जिसमें वो जी रहे हैं उसमें यदि कोई बदलाव होता है, उन बदलावों का भी हम अध्ययन सोशल चेंज के अंतर्गत ही करेंगे। तो ये 3 चीज़ों मैंने बेसिकली जो डेफिनेशंस आई हैं उनसे 3 चीज़ों को मैंने इनका एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। अब बेसिकली जो लास्ट थिंग है जो मैंने कहा, चेंजेस इन लाइफ ऑफ सोशल मेंबर्स, इसको थोड़ा सा और समझते हैं कैसे ये प्रोसेस करता है। यहाँ जो एक मैंने ये इसको लिखा हुआ है कि पहले जो मानव अनुभव है उनमें बदलाव होगा, उन बदलावों के आधार पे उनके दृष्टिकोणों में परिवर्तन आएगा, एटीट्यूड चेंज होंगे और उसी से उनके विचारों में भी परिवर्तन आएगा, जिसको हम सोशल फिलॉसफी भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पे उनमें इंटरैक्शन उनके उसमें भी प्रभाव पड़ेगा और जो कि सामाजिक जो संबंध है उनको प्रभावित करेंगे। और फाइनली हमारा जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, जिस समूह के हम सदस्य हैं, उनमें परिवर्तन आएगा और व्यापक रूप से वो हमें सामाजिक परिवर्तन के रूप में दिखाई देगा। यदि इसको एग्जाम्पल फॉर्म में देखें तो आज की सिचुएशन कहीं इससे अलग नहीं है। जैसे कि इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है, ये क्या है, इससे भी आप समझ सकते हैं। पहले ये इस तरह का कोई भी अनुभव हमें नहीं था, समाज को नहीं था, ठीक है। जैसे ही ये नया अनुभव हमें मिला, हमारा कुछ चीज़ों के लिए हमारा दृष्टिकोण बदल गया। हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क लगाना है, हमें सैनिटाइजर यूज़ करना है, हमें बहुत ज़्यादा गैदरिंग में नहीं कर जाना है। ये दृष्टिकोण हमारा बदला और उसी तरह से हमने अपने विचारों को बदल दिया, ठीक है। निश्चित रूप से हम एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन करते रहे, एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल अवेयरनेस हमारी जो थी, एक दूसरे से अंतःक्रिया थी, उसमें भी ये परिवर्तन हमें दिखने लगा, ठीक है। और ये प्रभाव हमारे संबंधों पे पड़ा और संबंधों से जो भी हमारी सोसाइटीज़ हैं उनका भी रूप बदला। और अब आप देख रहे हैं कि केवल हमारे इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड हम देख रहे हैं एक तरह से सभी जगहों का जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक तरह से इस प्रकार से ये एक प्रोसेस इसके साथ हो रही है। अब बात है कि किन चीज़ों को मैंने लिया हुआ है और उसके बाद अब हमें ये समझना है कि कई सारी थ्योरीज रही हैं जिनके बारे में जिन्होंने ये बताया कि ये परिवर्तन किस प्रकार से घटित होते हैं। बेसिकली कुछ क्लासिकल थ्योरीज रही हैं, क्लासिकल व्यूज़ रहे, जहाँ पे सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तनों में कोई अंतर नहीं बताया गया है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन। अब बात यहाँ पे मैंने एक शब्द और जोड़ दिया है यहाँ पे, कल्चरल, ठीक है, संस्कृति। सांस्कृतिक मतलब संस्कृति से संबंधित। संस्कृति क्या चीज होती है? संस्कृति विशेष समुदाय की विशेषताएं, ठीक है, हाँ, ठीक। संस्कृति जो डिराइव्ड है मतलब समकृति, मतलब बहुत सोच समझ के जो काम किए जाएं उससे, ठीक है। तो किसी भी समुदाय में जो नीति नियम या जो प्रथाएं या जन रीतियां, जो इस तरह की जो चीजें आती हैं, है ना, विशेष होती हैं हर समुदाय की अपनी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 चीजें होती हैं। देखिए, जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति भी हमारी 2 प्रकार की है, एक है मटीरियल और दूसरी है नॉन मटीरियल,
मटेरियल वो जो कि एक इन्वेंशंस जो आविष्कार हो रहे हैं, या जैसे कि कोई विशेष समुदाय, कोई विशेष संस्कृति में, जैसे मान लीजिए सभ्यता के विकास के साथ किसी नए फाइबर कोई इन्वेंट किया, रेशम आया या जूट आया या ऊन आया, ठीक है, लेकिन हर समुदाय उसको जो उससे उसका उपयोग जो है वो अपने विशेष तरीके से करता है। वो ड्रेसिंग अपनी उन्हीं से करेगा, चीज एक ही है, लेकिन उसकी विशेषता वो अपने समुदाय की विशेषताओं के अनुसार ही बनाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी आर्ट की कलाएं होती हैं, बहुत सारी आर्ट्स होती हैं डिफरेंट काइंड्स की, उनकी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे आप लोगों ने जो पुराने भी देखे होंगे, जैसे गांधार शैली रही तो उसकी एक अलग विशेषता थी, ऐसा था ना। तो हर समय पे जो संस्कृतियां जैसी होंगी वो अपनी विशेषताओं के अनुसार उसी चीजों को उपयोग करने लगती हैं। यदि तांबे को आविष्कार हुआ तो लोगों ने तांबे के बर्तन बनाए, लेकिन अलग संस्कृतियों में उन बर्तन का रूप अलग अलग रहा, यही चीजें थी, ठीक है। तो एक ही चीज है लेकिन रूप उन्होंने अपनी विशेषताओं के अनुसार उसको एक स्पेसिफिक जो एक है फॉर्म दे दिया। अब बात आती है कि मटेरियल कल्चर, मटेरियल कल्चर आ गया। मटेरियल कल्चर बेसिकली क्या करता है, वो हमारी आदतों में चेंज लाता है, जो हमारी हैबिट्स होती हैं उनमें चेंजेस लाता है, ठीक है। ये जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, इनसे हमारी हैबिट्स चेंज होती है ना। नए समय पे कोई नई चीज आ गई, इनका प्रयोग जब हम करते हैं, इनको हम इनके अनुसार अनुकूलित होते हैं, तो धीरे धीरे हमारी आदतों में परिवर्तन आता है। दूसरी चीज क्या होती है, नॉन मटेरियल कल्चर। नॉन मटेरियल कल्चर, अब नॉन मटेरियल कल्चर में क्या चीजें आएंगी, नॉन मटेरियल में ठीक वही चीज आती है कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारे किसी काम करने की व्यवस्था है, चाहे हमारे विवाह के कर्म हो या हमारे जो रीति रिवाज हैं या जो प्रथाएं हैं, जो नियम हैं विशेष समुदाय के, वो जो चीजें हैं या सोचने का एक जो तरीका है, वो जो चीजें हैं वो हमारी नॉन मटेरियल कल्चर के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो दो चीजें हो गई। यहाँ पे एक चीज और भी आती है कि जो कल्चर है हमारा मटेरियल कल्चर, अगर कोई भी सोसाइटी बहुत प्रोग्रेसिव है तो जो मटेरियल कल्चर होता है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, ठीक है। बहुत सारे आविष्कार होते हैं, बहुत सारी बदलाव होते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ऐसा होता है कि यदि उस समाज के जो लोग हैं वो उसको उतनी स्पीड में उसको ले नहीं पा रहे हैं, उसके अनुसार अपने को बदल नहीं पा रहे हैं, उसको अपनी जीवन शैली में शामिल नहीं कर पा रहे हैं, तो एक गैप आ जाता है, ठीक है। तो जिसको ऑकबर्ड ने अपनी बुक में सोशल चेंज नाम की जो उनकी एक बुक उन्होंने लिखी, उसमें सबसे पहले एक कल्चरल लैग का नाम उन्होंने इसको सांस्कृतिक विलंबना के रूप में इसको परिभाषित किया, ठीक है। अब सांस्कृतिक विलंबना ये चीज है कि भाई जितना भी समुदाय जितना एक्टिव होगा, जितने लोग उसके कह सकते हैं कि ओपन सोसाइटी होगी, उतनी जल्दी ही वो उन अनुभवों को ले लेगी, और जितनी ज़्यादा नैरो माइंडेड सोसाइटी होगी या पिछड़े समाज होंगे वो इन बदलावों को अपने अंदर ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ आ रही है कि यहाँ जो कहा गया कि सोशल चेंज और कल्चरल चेंज में अंतर नहीं है, एक चीज़ और क्लियर कर दें, सामाजिक परिवर्तनों के अंतर्गत हम बेसिकली हम किन चीज़ों को देखते हैं, जो हमारा कल्चरल जो नॉन मटीरियल कल्चर है उन चीज़ों को विशेष तौर से हम लेते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन है वो एक तरह से हमारे नॉन मटीरियल कल्चर के अंतर्गत जो बदलाव हैं उन्हीं को हम लेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं संस्कृति तो जितने भी सामाजिक परिवर्तन होंगे वो सभी सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ है जो मॉडर्न व्यू आया, लोगों ने सोचा कि भाई अब इसमें जो बदलाव हैं, ये परिवर्तन है, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो इनके अंतर्गत मोस्टली 4 चीज़ों को रखा गया। पहला है इनोवेशंस, दूसरा है सोशल एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति कितनी मिल रही है, सेलेक्टिव एलिमिनेशन, एक चीज़ को सेलेक्ट करके बाहर करना, और लास्ट है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इनोवेशन, चूंकि हम जानते हैं नवाचार में वेरिएशन और जितने हमारी डिस्कवरीज हैं ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत, ठीक है। नई चीज़ें आ रही हैं, नई चीज़ें जब समूह के बहुत सारे लोग इनको हम इस्तेमाल करने लगे और इस तरह से वो आगे बढ़े कि आविष्कार हो रहे हैं, तो ये वेरिएशंस या जो चेंजेस आएंगे ये एक मेन स्टेप होगा कि इस स्टेप से होके हमारा जो चेंज होगा गुजरेगा।
दूसरी चीज है कि वही जो बात मैंने कही कि समूह के अधिकांश लोग उस चीज से प्रभावित हो। ऐसा एक व्यक्ति नहीं या एक केवल पार्ट नहीं, जब अधिकांश लोग, जैसे कोरोना है तो कोरोना जब हमारे इंडिया में नहीं था तब तक हम इससे बहुत अवेयर थे कि कोई चीज नहीं है और हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। जैसे ही इसने हमें किसी एक रीजन को प्रभावित किया, धीरे धीरे सोसाइटी का एक हिस्सा और उसके बाद लगभग पूरा देश इस परिवर्तन को लेके अवेयर्ड हो गया और सभी ने इसके प्रोटोकॉल को अपना लिया। ठीक है, तो जो चीजें थी एक एक्सेप्टेंस उसकी हो गई कि नहीं हाँ ये चीज खतरनाक है, ये जो पेंडेमिक है, और इसके बाद एक्सेप्टेंस आ गई। उसी के बाद एक सेलेक्टिव एलिमिनेशन की बात आती है कि कई बार बहुत सारे परिवर्तन होते हैं समाज में, जो परिवर्तन है बहुत सारे होते रहते हैं और समय के साथ, जैसे कि अगर हम बहुत सिंपली देखें तो मोबाइल फोन्स हमारे सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल हैं। जो हमारा मीडिया जो कम्युनिकेशन मीन्स हमारे हैं, जैसे कि पहले फोन हुआ करते थे, टेलीफोन वायर वाले हुआ करते थे, ठीक है, तो अब वो फोन अब आपको नहीं दिखाई देते हैं। लेटेस्ट मॉडल अब आपको मोबाइल फोन्स में ही दिखाई दे रहा है और इसके आगे भी कोई एक उम्मीद होगी जब ये मोबाइल फोन्स भी हमारे कम यूज होंगे या धीरे धीरे हमारे सिस्टम से चले जाएंगे क्योंकि ये उपयोगी नहीं रह जाएंगे। अगर हम वेपन्स की बात करें तो पुराने जमाने में हमारा क्या समय चलता था, वो तीर कमान और इस तरह के अस्त्र इस्तेमाल करते थे लोग। आज वो चीजें हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई और लोगों ने उनको उपयोग करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे यूज की नहीं रह जाएंगी और उसको धीरे से उसको सेलेक्ट करके अपने आप सोसाइटी से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण। एकीकरण में अगर हम देखें तो एक ही चीज को करने के कई तरीके होते हैं समाज में। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लेके देखें तो खाने फूडिंग के कई तरीके हैं। कुछ लोग बैठ के खाते हैं, कुछ लोग बफे सिस्टम में खाते हैं, होता है ना, और क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो पर्टिकुलर हर एक समुदाय का अपना एक है कि आप इस तरह से, ये हमारा ट्रेंड है, हम इस तरह से खाते हैं। चाहे हम नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया की ही बात कर लें तो भी हमें वेरिएशन दिखाई देता है। ठीक है, धीरे धीरे जो लोग कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो दूसरी संस्कृतियों से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, उसके तहत होता क्या है कि जो अलग से जो चीजें आ रही हैं वो भी उसी का एक हिस्सा बनती जाती हैं और एक साथ जुड़ के आगे बढ़ जाती है। जो मेन चीज है वो तो है, खाना तो सभी खा रहे हैं और वो तरीके भी हैं, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैरिज होती है, आजकल शादियां होती हैं तो आप देखते हैं बफे सिस्टम भी होता है, और अलग अलग तरह से उनके सिस्टम्स हो रहे हैं जो अलग अलग संस्कृतियों से आए हैं। तो एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स, एक तरह से एकीकरण उनका हो जाता है और एक नया रूप हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो पुराना जो एक समय था या जो पुरानी जो व्यवस्था थी उससे हमें कुछ ना कुछ बदलाव दिखाई देगा वहां पे। ठीक है, अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ले रखी हैं यहाँ पे कि परिवर्तन है, ये तो एक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है। दूसरी चीज है टाइम रिलेटिव है, फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, और जो है जो चेंजेस होंगे वो सोसाइटी की संरचना, समाज की संरचना के अंतर्गत होंगे, और जो बदलाव होंगे बहुत बड़े स्तर पे बदलाव होंगे, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में, समुदाय के बहुत सारे सदस्यों में वो बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज जो है हम बदलावों की जब बात करते हैं तो बदलावों में हमें देखना होता है कि बदलाव भी किस किस तरह से हो रहे हैं। कई बार बदलावों का रूप अलग होता है, जैसे अगर हम क्यूमुलेटिव चेंजेस की बात कर रहे हैं, संचयी जो परिवर्तन है। ठीक है, दूसरा मैंने लिया है रिवर्सल चेंज, तीसरा है सडन चेंज, तीसरा है वेव लाइक, और चौथा है हमारा सिलेंड्रिकल या साइक्लिक भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटिव संचयी जैसा नाम होता है, हर एक चीज संचित होती जाती है उसमें। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दिया, जो हमारे कम्युनिकेशन मीन्स हैं उसमें, जो हमारे फोन्स हैं उसमें नए नए फीचर्स हमारे ऐड होते जा रहे हैं और एक नई चीज हमारे अंदर जो है वो चेंजेस उसके अंतर्गत आ रहे हैं और वो कुछ नई चीजों को लेके आ रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया के ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास आज हैं, पहले के समय में पहले ऐसा तो नहीं था। सोशल मीडिया के लिए जो मीडिया जो एक कम्युनिकेशन मीन्स थे उनके लिए हमारे पास बहुत समय लगता था और उतने सारे लोगों को हम जो एक मास कम्युनिकेशन था वो हम नहीं कर पाते थे। जैसे कि अगर आपने देखा कि रेडियो जब इन्वेंट हुआ तो उसका जो इन्वेंटर होगा उसने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये इतना
ज़्यादा लोगों में प्रभाव डालेगा। आज उसका बहुत ही हम परिष्कृत रूप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे वो जो जितने भी चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे एक साथ जुड़ते जाएं, उसको हम कहेंगे क्यूमुलेटिव चेंज। ठीक है, जैसे कि हम लोग स्कूल्स में भी कई बार आप लोग बनाते हैं ना, जैसे कि हम स्कूल्स में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी बनाया जाता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड इन द सेंस ईयर वाइज ईयर उसका जो चेंजेस आ रहे हैं या जो उसका जो प्रोग्रेस है वो कहीं रिकॉर्ड फॉर्म में रहता जाए। ठीक है, जिससे कि हमें एक ओवरऑल जो चेंज है वो समझ में आ जाए। दूसरा है एक रिवर्सल चेंज। रिवर्सल मतलब वापस मुड़ रहा हो, ठीक है, वापस हो रहा हो। तो ऐसा कौन सा चेंज होगा? नॉर्मली ये होता है कि जब जिस देश में जिस तरह की शासन व्यवस्था हो वहां पे कई बार ऐसा होता है कि शासन में फेरबदल आता है, परिवर्तन आता है। ठीक है, तो कई बार लोग कहते हैं कि जो पुराना चल रहा था उसको छोड़ दीजिए, हम उसके पहले वाले में चले जाएंगे, हम उसको अपना लेते हैं और इस चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, विकास के इस कार्यों को नहीं, हम उन पहले उसके पहले जो कार्य थे उनकी ओर हम फोकस करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं प्रतिगामी परिवर्तन। ठीक है, तीसरा है सडन चेंज। सडन चेंज आप जानते हैं कि कब होते हैं कि एकदम से कोई परिवर्तन आ जाए, जैसे कि कोई आपदा आ जाए, ठीक है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाए, या कहीं कहीं ऑयल मिल जाए, कई जगहों पे खुदाई में मतलब इस तरह का कहीं पे भी ऑयल अगर सडन मिल जाए, या कहीं कोई माइन ऐसी मिल जाए जहाँ पे गोल्ड या डायमंड इस तरह की चीज़ें हो, तो एक सडन चेंज उस सोसाइटी में आपको दिखाई देगा। कई जगहों पे सहयोग दिखाई देगा, कई जगहों पे संघर्ष दिखाई देगा। इस तरह के चेंजेस भी सोशल चेंज के अंतर जो एक प्रकार है इस तरह के भी हो सकते हैं। एक वेव लाइक चेंज भी है। ये चेंजेस बेसिकली अगर आप देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमें बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। जैसे ही अर्थव्यवस्था हमारी ऊपर नीचे, जिसमें जीडीपी है हमारी बढ़ती और घटती है, तो निश्चित रूप में समाज में हमें अलग अलग तरह से उनमें हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। जो हमारी बेसिक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ बात वही हो रही है कि बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात है। और एक सिलेंड्रिकल चेंज या साइक्लिक चेंज है, इस पर कई लोगों ने कई जो सोशियोलॉजिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन किया है कि इस तरह का कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर वापस अपने घूम के अगर पुराने अपने स्थान पे आ जा रही है तो इसका मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी इसको इसलिए मैंने यहाँ रखा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि आपका जो फैशन स्टेटमेंट, जो आपके कपड़े हैं, कई बार ऐसा देखते हैं कि पुराने पैटर्न थोड़ा सा चेंज होके वापस सोसाइटी में उसका एक हमारी जो वेशभूषा है उसका एक हिस्सा बनते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज को हम यहाँ लेके, रिवर्सल तो बेटा पूरा रिवर्स नहीं हो रहा है कि आप जैसे सिलेंडर क्या होता है, आप बिल्कुल सर्कल बना लीजिए, जहां से आप शुरू हुए थे वापस आप वहां पहुंच जाइए। और प्रतिगामी वो चीज होती है कि आप ठीक उसके पीछे चले जाइए, जिस जगह पे थे आप ठीक उसके पीछे चले जाइए। समझ में आया? साइक्लिक तो बेटा जहां से स्टार्ट हुए थे वहीं पहुंच गए। आप यहां से आए थे, आप यहाँ आप अपने घर से चले थे और वापस अपने घर पे पहुंच गए, तो वो तो हो गया आपका साइक्लिक। घूम फिर के आप अपनी जगह पे आ गए। ठीक है, और अगर आप जैसे कि केवल अपने घर से निकले और उसके बाद यहां तक आए और यहां से कहीं आप बाहर जाके कैंपस के बाहर कहीं बैठ गए, तो केवल थोड़ा सा ही आप पीछे गए ना, कोई बदलाव बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ? आपकी स्थिति में कोई बदलाव हुआ? कुछ तो हुआ है, लेकिन वापस आप पूरी एक डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं शो कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो इन स्थितियों को हम नहीं पूरा नहीं जाएगा, थोड़ा सा बैक होगा, केवल थोड़ा सा बैक होगा। रिवर्सल की बात कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा, देखिए हाँ, लेकिन फिर भी देखिए उसमें भी पूरा पैटर्न वही नहीं आता है, उसमें भी मॉडिफिकेशंस रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली जो शर्ट या पैंट या जो भी हम वेयर करते थे उनमें ठीक वही सेम पैटर्न आता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एक चेंज है इस पे ऑब्जेक्शन हुआ है, लेकिन एक मैंने इसको काउंट इसलिए किया कि इसको केवल हम समझ लें, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ अगर हम ये चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम साइक्लिक चेंजेस के अंतर्गत हम रख सकते हैं।
ये कुछ कारक हैं, हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे सोशल चेंज के। बेसिकली बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में हमें इन फैक्टर्स को इंक्लूड करके बताया, और कई लोगों ने कुछ विशेष फैक्टर, जैसे कि एक पर्टिकुलर किसी एक फैक्टर को कहा कि सोशल चेंज का मुख्य कारक ये है, ठीक है। जैसे अभी मैंने ऑकबर्न का नाम लिया था आपके सामने। ऑकबर्न ने जो कल्चरल लैग है, उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से यही उत्तरदायी है हमारे जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उनके लिए, ठीक है। एक नाम आता है दुर्खीम का, जिन्होंने श्रम जो विभाजन था उसको कहा कि मेन फैक्टर ये है हमारा जो कि सोशल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात आती है कि देखिए कोई एक बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं हमारे सोसाइटी में। अगर हम अपनी सोसाइटी की अगर हम बात करें तो मैकाइवर और पेज का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। मैकाइवर ने कुछ बेसिस, कुछ फाउंडेशंस बताए हैं कि किसी समाज में ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए, जैसे कि रूढ़ियाँ या प्रथाएं, मतलब जो कस्टम्स होते हैं, है ना, फोकवेज जब हमारे थोड़े से पुराने हो जाते हैं, जो हमारी जन रीतियाँ, जो नॉर्मल पैटर्न है जो बहुत कम समय से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत लंबे समय तक किसी सोसाइटी में जब वो चलता है तो उसको हम रूढ़ियाँ या प्रथाओं के नाम पे एक नियम दे देते हैं और उसको एक कस्टम के रूप में समुदाय के सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एक बेस तो मेन है हमारी सोसाइटी का कि जो वहाँ की प्रथाएं हैं उनको हम ले सकते हैं। अगर हम किसी चीज़ में अगर हम आप चेंजेस के रूप में देख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर आधार उसको हम समाज का ले सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कार्य प्रणालियाँ, वो भी एक आधार है किसी समाज का। कार्य प्रणालियाँ मतलब वर्किंग मैनर, किस तरह से आप किसी चीज़ को आयोजित करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आयोजित होती हैं किसी भी, अगर आप समाज में रहते हैं तो आप लोगों के घर में चाहे बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ अलग प्रक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, भोजन करने की कुछ अलग व्यवस्थाएं हैं, पूजा पाठ की कुछ अलग परिपाटी है ना, हमारे कहीं विश्वास कुछ चीज़ों पर्टिकुलर किसी चीज़ में है, हमारे लिए कुछ मूल्य हैं। अब कुछ मूल्य सभी सोसाइटीज़ में कॉमन होते हैं, जैसे कि कोऑपरेशन है, ये सभी सोसाइटीज़ में होगा, ईमानदारी है, ये सभी जगहों पे होगा। तो कुछ तो बेसिक सभी जगहों पे कॉमन होगा, लेकिन स्पेसिफिकेशन भी होगा जो सभी सोसाइटीज़ में होगा। जैसे कि जो कस्टम्स होंगे, चाहे कार्य प्रणालियाँ होंगी, चाहे इनके समूह या जो भी उनके विभाग होंगे, जो संस्थाएं हैं उनकी जाति प्रजाति या हम कृषक समुदाय या जाति समुदाय जो जिनको भी हम अगर लेके चल रहे हैं वो चीज़ें। उसके अलावा हम देखते हैं कि हर व्यक्ति की, मानव की, आप जानते हैं कि असीमित इच्छाएं होती हैं, है ना, तो मानव व्यवहार का कंट्रोल करना, उन पे नियंत्रण करना, ये भी, इसके लिए भी कुछ संस्थाएं होती हैं हर समाज में जो इन चीज़ों को, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया था जब हम सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, मैंने दो लेवल्स की बात कही थी। एक में मैंने कहा था एक स्ट्रक्चर सब लेवल और दूसरा फंक्शन सब लेवल। तो ये जो इनके ऊपर जो कंट्रोल करने के लिए भी कुछ संस्थाएं या कुछ संगठन इस तरह के वहाँ होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं जो इनकी स्वतंत्रता, जो इनकी व्यवहार की जो एक कहते हैं ना कि एक जो एक कंट्रोल करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कुछ संस्थाएं इनको करती हैं। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो व्यक्ति को, जो समाज का जो एक सदस्य है, उसको कुछ स्वतंत्रता भी देनी है। तो कुछ बेसिस हैं उसके जो मैकाइवर ने बताए हुए हैं कि ये कुछ 6-7 जो चीज़ें हैं कि ये सभी समाज का एक आधार होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी समाज इनके बगैर चल सकता है, ये सभी समाज में, लेकिन ये है कि हर समाज की अपनी विशेषताओं के आधार पे इनमें बहुत ज़्यादा आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि अब जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें बदलाव दिखाई देते हैं। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी। बैक इस साइड से होगा आप आवक नीचे से, अच्छा ठीक है, ओके। बस ठीक हो गया थैंक यू। हाँ, ये कुछ मोटी मोटी सी हेडिंग्स हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो मेजर यही एक कारक है जिनकी वजह से समाज में हमें बदलाव दिखाई देता है। यूनिट्स हमने देख ली सोसाइटी की, बहुत जो समाज है उसकी क्या कौन कौन सी इकाइयाँ हैं, संस्थाएं हैं, परिवार हैं, जातियाँ हैं, ये जितने भी हैं सब यूनिट्स हैं, सब इकाइयाँ हैं उनकी समाज की। अब
अच्छा ठीक है, फिर से वापस हो गया। ठीक है, हमने फर्स्ट इसी पे हम आते हैं, जो हमने नेचुरल या जियोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर हमने बात की तो ये एक कारक है सोशल चेंज का। ये पिक्चर है जो उत्तराखंड फ्लड की है। ये बेसिकली जब इस तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो समाज में हमें सहयोग बहुत दिखाई देता है। लोग सब चीज़ों को छोड़ के एक दूसरे को बचाने और लाइफ सेविंग मोड के लिए काम करते हैं। जैसे कि अगर हम कोरोना को ही अगर हम देख लें तो इस समय लोगों ने, चाहे वो पहले नहीं बनती थी आपसी पड़ोसी से या लोगों से भी, लेकिन लोग बहुत दूर दूर तक लोगों ने एक सहयोग दिया लोगों को और एक आपस में एक जुड़ाव बना। ठीक है, तो ये एक कारक है जिससे कि समाज की जो वर्तमान स्थिति है उससे कुछ बदलाव दिखाई देता है। कुछ चीज़ें अगर उत्तराखंड की अगर ये हम प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ें और भी आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो प्योर वाटर है बहुत फ्रेश और बहुत ही प्योर है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो ये कैंड वाटर है, इस तरह की बहुत सारी फैक्ट्रीज रहीं। ठीक है, तो बहुत सारी जो नदियाँ हैं वहाँ पे उनका टेंडर निकला और वहाँ पे बहुत सारी इस तरह की फैक्ट्रीज डेवलप की गई। और उत्तराखंड में बेसिकली बहुत ट्राइबल एरियाज भी हैं। ठीक है, जाति और जो जनजातियाँ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और बेसिकली जो जंगलों में निवास करती थी और एक जो मुख्य समाज जो था उससे कहीं बहुत दूर रहती थी, मतलब जंगल ही उनका पूरा घर और सब कुछ था। जैसे ही वो वहाँ उस तरह की व्यवस्थाएं हुई तो लोगों ने उनको घेर दिया। पता चला कि जो नदियों से जो पानी वो पीते थे या जहाँ पे वो काम करते थे वो सब जगह उनकी चली गई। ठीक है, तो ये भी एक मेजर चेंज लेके आया और धीरे धीरे वहाँ एक संघर्ष हुआ। लेकिन उस संघर्ष में वो, क्योंकि उनके पास इतनी ना तो टेक्नोलॉजी थी ना उतना ज्ञान था, और धीरे धीरे वो अर्बन एरियाज की ओर मुड़ गए और मोस्टली उन्होंने जो एक श्रमिक के रूप में अपना जीवन यापन शुरू किया। और उससे क्या हुआ कि जो उनका एक बेसिक कल्चर था वहाँ का, जो उनकी एक संस्कृति थी, जो उनके विश्वास थे, वो जहाँ से वो मूव किए वहाँ से उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव दिखा। आज अगर आप उन एरियाज में जहाँ वो रह रहे हैं तो देखेंगे कुछ मुख्य चीज़ें, कुछ मुख्य विशेषताएं जो थी वो आज दिखाई देंगी। लेकिन उनकी जो उनकी एक कहते हैं कि जो जहाँ वो रहते थे उत्तराखंड में और जो उनकी विशेषताएं थी उनसे अगर आप पहचानेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार उन्होंने उन चीज़ों को हटा दिया और नई चीज़ों को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं कई बार, जैसे कि मैंने भी नाम लिया कि मान लीजिए कहीं कोल माइन मिली या ऑयल कहीं मिल गया तो वहाँ पे क्या होता है, लोग छीना झपटी और संघर्ष की ओर उतर आते हैं। तो दो तरह से परिवर्तन हो रहा है। जहाँ इस तरह की कैलेमिटीज हो रही हैं वहाँ पे सहयोग के रूप में परिवर्तन दिखाई देगा, और जहाँ अगर कोई इस तरह की चीज़ दिखाई देगी जहाँ कुछ अच्छा कुछ मिल गया तो एक तरह से संघर्ष की भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब ये है एक कारक जिसको हम कहते हैं जैविकीय कारक। जैविकी कारकों में आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, अगर जैव विज्ञान की अगर बात करें तो डार्विन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। उनकी कई सारी थ्योरीज हैं एवोल्यूशन पे, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उनकी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो एक एवोल्यूशन की बात उनकी जो होती है कि उद्विकास क्या है। ठीक है, कुछ उस पे ही है ये फैक्टर, क्योंकि मैंने अभी जो आपसे कहा कि बहुत सारे जो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह हुई और उनसे जो न्यूक्लियाइड्स निकले तो उन्होंने कहीं दूसरी प्रजातियों को तो इफेक्ट किया, कहीं ना कहीं हमें भी किया। ठीक है, तो अगर उद्विकास की अगर हम बात करें तो केवल उद्विकास केवल हमें इनमें नहीं दिखाई दिया, केवल बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये जो बायोलॉजी का जो एक सेक्शन है यहाँ इन जीवों में ही नहीं दिखाई देता है। उद्विकास मतलब एक निश्चित दिशा की ओर, मतलब एक पर्टिकुलर एक क्रमबद्ध रूप से एक प्रोग्रेसिव वे में कुछ हमें चीज़ें बदलती हुई दिखाई दें। बेसिकली होता क्या है, एक स्पेसिफिकेशन आता है। जैसे कि जब लाइफ यहाँ ओरिजिन हुआ तो यूनिसेलुलर पहले बने, उसके बाद मल्टी सेलुलर बने। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में भी फिर धीरे धीरे स्पेसिफिकेशन होना शुरू हुआ और उनमें भी विशिष्टता आनी शुरू हुई। तो ये केवल हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का ही एक वो नहीं है, हमारे समाज में भी एवोल्यूशन हुआ, सोसाइटी का भी एवोल्यूशन हुआ है। और अगर सोसाइटी के एवोल्यूशन की बात करें
तो जो डार्विन की जो एक थ्योरी है एवोल्यूशन की, उसको समाज में प्रयोग या लागू करने का जो श्रेय जाता है वो हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। उन्होंने ये कहा कि समाज जब अपने ओरिजिन, जब उनका ओरिजिन हुआ, उत्पत्ति हुई, तो धीरे धीरे वो अपने पुराने रूप से जो नए रूप के में आए हैं, तो पहले उनमें कोई विभेदीकरण नहीं था, कोई विशिष्टता नहीं थी, सब एक जैसे ही दिखते थे। अपनी केवल जो एक जरूरतें थी उनको पूरा करने के लिए केवल वो काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनमें थोड़ा सा विकास होने लगा, उनमें विशिष्टताएं आनी शुरू हुई, अलग अलग तरह के संगठन और अलग अलग से उनके जो है उनका रूप दिखाई देने लगा। ठीक है, तो केवल जो एक विशेषीकरण की जो बात आई वो डार्विन का जो एक एवोल्यूशन थ्योरी थी उसको हर्बर्ट स्पेंसर ने सोसाइटी के ऊपर भी लागू किया। लेकिन इस पे भी कई बार ऑब्जेक्शन आया कि नहीं, इस तरह से हमारा समाज नहीं बना, ये चीजें नहीं हुई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि समाज जो बना है या कोई भी सोसाइटी, हम एक सोसाइटी मतलब एक केवल अपनी बात नहीं कर रहे हैं जो हम मॉडर्न सोसाइटी में आ रहे हैं, समाज बहुत तरह के हैं। अगर हम हर एंगल में देखें तो एक समूह, एक समुदाय, वो भी एक समाज ही है। ठीक है, और उसकी एक अपनी विशिष्टता है। ठीक है, धार्मिक आधार पे ले सकते हैं, राजनीतिक आधार पे ले सकते हैं, कृषि के आधार पे ले सकते हैं, जाति के आधार पे ले सकते हैं, कई तरह के समाज है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो एक थ्योरी मॉर्गन ने दी थी, इवोल्यूशन की ही थ्योरी थी, इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की मॉर्गन ने दी थी। उन्होंने जो मानव विकास है कि मानव एक जो नोमैडिक प्रजाति जो एक रहता था, पहले घूमता रहता था केवल, और क्या था, जब स्टोन एज की अगर हम बात करें, याद है कुछ आप लोगों को, स्टोन एज में केवल उसकी जरूरत थी कि वो यहाँ वहाँ घूमता रहता था, और उसके बाद धीरे धीरे आज हम प्रेजेंट टाइम में एक सभ्य समाज में स्थापित है। तो उन्होंने भी इवोल्यूशन की बात कही है। उन्होंने कहा कि जो विकास हुआ है वो क्रमिक रूप से हुआ है। पहले एक स्टेज थी, पहले मनुष्य जंगली स्तर पे था, फिर धीरे धीरे वो बर्बर स्तर पे आया, और उसके बाद फाइनली आज है वो सभ्य स्तर पे है। अब ये जो तीनों स्टेजेस हैं, इन तीनों स्टेजेस में भी उसका प्राइमरी, मिडिल और हायर, इसके बाद भी उनका सब डिविजन है। जैसे कि अगर हम जंगली अवस्था की बात करें तो उस समय उसके पास हथियार नहीं होते थे और केवल स्टोन और ये सब चीज़ों से वो अपना कुछ जो मछली मारने का काम है या कुछ चीज़ों को हंटिंग का एक जो काम है वो बेसिकली कर पाते थे। ठीक है, बर्बर अवस्था में आते आते धीरे धीरे उन्होंने एक पारिवारिक समूह बनाना शुरू किया और एक काम निर्धारित हुए। मतलब शुरू में केवल कुछ चीज़ें केवल डिसाइड थी, लेकिन लोगों के अधिकार या कर्तव्य निर्धारित नहीं थे कि कौन क्या काम करेगा। जैसे आज के समय में हम एक विशिष्ट रूप से हम जानते हैं, मैं अगर यदि किसी की बहन हूं तो मेरा क्या रोल है, ये रोल हम जानते हैं। यदि हम किसी की माँ है तो हम अपना रोल जानते हैं। लेकिन उस समय से ये कर्तव्य निर्धारण नहीं हुआ था, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी। और धीरे धीरे जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेज पे आए तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कहते हैं नियमन होने लगा और लोगों को उन चीज़ों से एक परिधि में बांट दिया गया। फिर उसके बाद आगे चल के जब सभ्य समाज की ओर जब हम बढ़े तो आज हम देखते हैं कि एक टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को लेके हम इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि हमने स्वयं को तो बदला ही बदला, और इवन हमने जो हमारा पूरा जो इकोसिस्टम ऑल ओवर जो अर्थ का है उसमें भी हम बदलाव लाने के आज करीब हैं, कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इस तरह से इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन केवल सोसाइटीज़ में ही नहीं हुआ है, हमारे परिवारों का भी इवोल्यूशन हुआ। एक थ्योरी बेकोहम और मार्गन ने दी थी जिसमें इवोल्यूशन ऑफ फैमिली एक थ्योरी उन्होंने भी दी है, जिसमें कि पहले जो हमारे परिवार बने, जो आज हमारे नियम है कि परिवार में इस सदस्य का ये रोल है, तो पहले समरक्त परिवार बने जहाँ एक ही ब्लड, एक ही जो तरह का एक ही समरक्त मतलब एक जैसे ही जो ब्लड थे वो एक जैसे हो गए। फिर समूह परिवार बने, समूह मतलब इन द सेंस कि एक परिवार की जितनी लड़कियां थी उनके दूसरे परिवार के जितने भी लड़के थे उनके साथ उनकी विवाह संपन्न हो जाते थे। ठीक है, लेकिन वहां भी केवल विवाह तक की बात दिखाई देती है, लेकिन आगे संतति के लिए कोई नियमन वहां पे भी अभी नहीं दिखाई देता है जो परिवार का आज हमारा स्वरूप है। उसके बाद फिर एक नया रूप अगर हम उसके बाद देखें, कुछ एडवांस अगर हम देखें तो सिंडेस्मियन एक फैमिली का रूप आता है। सिंडेस्मियन इन द सेंस कि जो एक व्यक्ति है उसका विवाह दूसरे परिवार से होगा, लेकिन वहां पे भी आगे जो परिवार का जो एक प्रॉपर एक नियमन है कि इस व्यक्ति का ये रोल होगा, वहां पे भी ये चीज दिखाई नहीं देती है। फिर उसके बाद अगर एक स्टेप और हम आगे आते हैं तो एक पितृ सत्तात्मक परिवार आता है जहां परिवार का मुखिया के रूप में
एक पुरुष बनता है, ठीक है। और उसके आगे अगर हम अपने सबसे एडवांस अगर हम लेके आते हैं तो एकल विवाह, जहां हम एक व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री का विवाह हो रहा है, ठीक है। तो परिवार जो आज हम देख रहे हैं, जिसको हम सोच भी नहीं सकते कि क्या कभी ऐसा होता था, तो वो भी एक इवोल्यूशन, एक क्रमिक विकास के रूप में वो भी हमारा आगे आज विकसित हुआ है। तो परिवर्तन उनमें भी हुआ है, लेकिन वो कालखंड बहुत लंबा है, इसलिए हम जिस पीढ़ी दर पीढ़ी या बहुत लंबे समय से जिन चीज़ों को हम रह रहे हैं, तो हमारे आदर्श, हमारे विश्वास, हमारे मूल्य, हमारा व्यवहार, सब कुछ उन्हीं के अनुसार तय हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें आज हैं वो धीरे धीरे नहीं बदलेंगी। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार थे, संयुक्त से अब हम न्यूक्लियर फैमिली की ओर मूव कर रहे हैं, अब हम सिंगल पेरेंटिंग की ओर, सिंगल एक व्यक्ति का एक परिवार बन रहा है, हो रहा है ना। तो परिवर्तन हर चीजों में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये है कि एक कालखंड हमें देखना होगा और हमें देखना होगा कि समाज की संरचना में ऐसा कौन सी व्यवस्था है या कहाँ किस इकाई में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि सभी में परिवर्तन हो रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से यदि एक इकाई परिवर्तित होगी तो उसका प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, हम ठीक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की ही बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हमने देखा है कि भाई अगर इवोल्यूशन की बात करें तो मनुष्य जैसा आज है वैसा पहले नहीं था, बहुत ज़्यादा परिवर्तन उसमें आए हैं। और हमने केवल अपना परिवर्तन ही नहीं, बहुत लोगों में परिवर्तन किया। जैसे कि एक बहुत अभी जो एक लेटेस्ट अभी एक रिसर्च जो आई, उसमें ये था कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं बेसिकली वो बॉयलर चिकन खाते हैं। रिसेंटली रिसर्च थी, और उन लोगों को जो क्योंकि एक ये एक हब, एक जिसको कहते हैं एक मार्केट है, भाई इतना सप्लाई होना है और लोगों की संख्या बढ़ी, भाई हम लोगों की पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से ये जो बॉयलर चिकन है, अगर जो इनका स्केल्टन अगर देखा गया, जैसे आज का जो बॉयलर जो चिकन है और जो एक बहुत पहले जो मिस्र रोमन टाइम का जो एक था, उसमें देखा गया कि पूरा जो इनका सिस्टम है वो पूरा ही लगभग बदल चुका है। एक तरह से काफी इसमें चेंजेस आ चुके हैं केवल उसके स्केलेटल सिस्टम में। क्यों, किस प्रकार से? क्योंकि हमने इनका मेटाबॉलिक रेट ही चेंज कर दिया। किस तरह से? हमने इनको कुछ ऐसी मेडिसिन दी गई, इनका डे जो ड्यूरेशन है, चाहे हमने जैसे रात हो गई तो हमने वहां बड़े बड़े बल्ब लगा दिए कि ये जगे रहें, इनको रियलाइज हो कि डे है, और ये लगातार जब तक ये जगे रहेंगे, जब तक डे होगा तब तक ये खाते रहेंगे, तो उनका ग्रोथ जल्दी होगा, और ग्रोथ जल्दी होगा तो ये मार्केट के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन उस मेटाबॉलिज्म ने कहीं ना कहीं उसको पूरा उसका जो सिस्टम था वो बदल दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, कहीं ना कहीं उसमें भी इवोल्यूशन हो गया। पहले के समय में अगर आज के समय में कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो बदलाव दिख रहा है। अब क्या ये बदलाव जो लोग इनकी फूडिंग कर रहे हैं, क्या ये धीरे धीरे उनको प्रभावित करेगा या नहीं करेगा? ये निश्चित करेगा या नहीं करेगा, ये रिसर्च का एक मुद्दा है, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हमारे रिसर्च के अंतर्गत आती हैं, लेकिन यहाँ अगर हम बात करते हैं तो हम केवल क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हम क्वालिटी, गुणवत्ता की केवल बात कर रहे हैं कि धीरे धीरे से उसमें क्या परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने दो कंट्रीज का नाम बहुत सुना होगा, एक एथेंस और स्पार्टा, सुना है? जहाँ की स्पार्टा में सैनिक शिक्षा को बहुत ज्यादा एक महत्व दिया जाता था, उसी तरह से एथेंस में एस्थेटिक की वैल्यू ज्यादा थी, सौंदर्यात्मक जो इनका था, कि अगर इस तरह का कोई व्यक्ति पॉपुलेशन में अगर हो, अपनी कंट्री के हिसाब से कोई अगर अक्षम व्यक्ति है तो उसको मार दिया जाए, या फिर अगर कोई हमारे मतलब बहुत सुंदर नहीं है, कुरूप है, तो उसको मार दिया जाए। अलग अलग कंट्रीज का एक अपना अपना सोच थी और उस हिसाब से वो करते थे, रूल करते थे, ठीक है। अब बात यही है कि यहाँ पे जो हम इन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर, सिलेक्शन और हेरिडिटी क्वालिटी जो जनरेशंस की है वो बदल रहे हैं। अब ये जो जनरेशन की जो क्वालिटी है वो दो तरह से देखिए प्रभावित कर रही है। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, एक तो हो गई आनुवंशिक के हिसाब से, और दूसरा है एक चीज और इफेक्ट करती है, एनवायरमेंट, ठीक है। जूलियन हक्सले ने सबसे ज्यादा इनको प्रभावी कारक माना है वातावरण को और हेरिडिटी को कारक के रूप में, ठीक है। अब बेसिक चीज है कि भाई देखिए, जो हेरिडिटिकल जो एक चीजें हैं वो तो आप नहीं बदल सकते हैं, रिसर्चेस हैं उस पर काम होगा, लेकिन वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज है। लेकिन जो आनुवंशिक गुण जो लोगों में आ रहे हैं उनमें बदलाव नहीं दिखाई देता। लेकिन यदि वही व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह अगर चला जाता है
एक जगह से दूसरी जगह जब चला जाता है जहां उसका वातावरण बदल रहा है, तो निश्चित रूप से उसके अंदर भी बदलाव दिखाई देगा। ठीक है, अब किसी एक, मान लीजिए एक समाज जो है वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हो रहे हैं और वहाँ पे उनका जो जेनेटिक कोड है, तो वहाँ से जो संततियाँ जो आ रही हैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सक्षम नहीं है, तो निश्चित रूप से वो सोसाइटी प्रोग्रेसिव नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से जैसे कि जहाँ विवाह की जो प्रथाएं हैं वो आप जानते हैं कि इस तरह से कुछ जगहों पे लोग सपोर्ट करते हैं कि अंतरजातीय विवाह होने चाहिए जिससे कि जो संतानें होती हैं वो प्रतिभाशाली होती हैं। इस तरह के भी रिसर्चेस चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं। अब हेरिडिटी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी है, लेकिन वातावरणीय प्रभाव जो है उनसे उनसे आप कुछ उसमें वेरिएशन लेके आ सकते हैं। अब हर समाज का अपना एक जेनेटिक कोड होगा और उस कोड के हिसाब से जो लोग होंगे, उनके यहाँ के जो सदस्य होंगे, वो निर्धारित करेंगे कि समाज में परिवर्तन किस तरह का और कितना होगा। भाई अगर सशक्त लोग हैं तो निश्चित रूप से वो आगे कार्य करेंगे, और अगर अक्षम है तो निश्चित रूप से जो समाज होगा वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। और देखिए जो अगली जनरेशन होती है वो प्रीवियस जनरेशन से नेचुरल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। और अगर हम 3-4 पीढ़ियों का अगर गैप दे दें तो निश्चित रूप से हमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज़ एक आती है जो बहुत कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रभावी है, जिसको हम कह सकते हैं जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या को अगर हम देखें, अगर इस कारक को अगर देखें तो देखिए इसको केवल हमें जनसंख्या, केवल नंबर ऑफ पीपल नहीं देखना है। साइज तो एक फैक्टर है ही, उसके अलावा उनका कॉम्पोजिशन, उनकी डेंसिटी, उनकी मोबिलिटी, ये सब चीज़ जब हम कंसीडर करते हैं तो हम देखते हैं कि ये समाज में जो बदलाव है वो किस प्रकार से इनके द्वारा, या ये जो कारक है ये इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। पहली चीज़ है साइज तो सभी लोग जान रहे हैं कि पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी वो देश उतना ही समृद्ध समझा जाता है ना। लेकिन दूसरी एक चीज़ और भी है, अगर स्किल्ड नहीं है या फिर सक्षम नहीं है तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो उतना ही कंपैरिजन में आपके जो रिसोर्सेज होंगे उतना आवंटन उनके लिए कम होगा, और वो एक कहते हैं ना कि अवनति का कारण बनेगा, प्रोग्रेस नहीं होगी, डिक्लाइनेशन होना शुरू होगा। जैसे कि जितने ही लोग, इसलिए हम कहते हैं जो एजुकेशन है, जितना ज़्यादा लोगों को हम सक्षम बना सकेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा देश प्रोग्रेस करेगा। मतलब हर व्यक्ति, हर समाज का जो भी सदस्य है, यदि हम उसका, अगर हम उसको जितना ज़्यादा हम उसको कहते हैं कि अगर हम इकोनॉमिक वे में देखें तो जितना भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा निश्चित रूप से वो हमारा नेशनल इनकम हमारा उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि उतने ही लोग, अगर हमें उतना ही अगर कम इनकम अगर हमें आ रहा है, पर कैपिटा इनकम कम होता जा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारी नेशनल इनकम भी कम होगी, और नेशनल इनकम कम होगी तो अपने आप से वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइज की बात करते हैं तो दो चीज़ों को हम लेके यहाँ चल रहे हैं, एक तो है बर्थ रेट, दूसरा है डेथ रेट। अब देखिए सोसाइटी में जो रूल्स और या जो चीज़ें बनती हैं वो कैसे बनती हैं। जिस सोसाइटी में बर्थ रेट ज़्यादा होगी वहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही होगी। ठीक है, तो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो पॉपुलेशन कंट्रोल की ओर फोकस करेंगे। ठीक है, और वहाँ उन चीज़ों को बुरा नहीं माना जाएगा क्योंकि वो उनकी आवश्यकताएं होंगी समाज को कंट्रोल करने के लिए या अपनी आवश्यकताओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, जहाँ डेथ रेट ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए सपोर्ट करेगी वो सोसाइटी। ठीक है, उसके मीन्स होंगे और उन आधारों पे वो कार्य करेगी। ठीक है, तो एक जो फंक्शनिंग हो गई वो ये डिसाइड करेंगे, वो सोसाइटीज डिसाइड करेंगे कि बर्थ रेट या डेथ रेट क्या है उसके आधार पे। दूसरी एक चीज़ और मैंने लिखी है यहाँ पे, इमिग्रेशन और माइग्रेशन। मतलब कि बाहर से कुछ लोग यदि हमारे देश में आ जाते हैं तो इमिग्रेशन, और हमारे देश से कुछ लोग अगर बाहर चले जा रहे हैं तो उसको हम माइग्रेशन का नाम देते हैं। अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं निश्चित रूप से हमारी जनसंख्या तो बढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है हमारे समाज की। एक चीज़ और भी हो रहा है इसमें, भाई नंबर केवल नहीं देख रहे हैं हम, किसके फैक्टर में देख रहे हैं, हम सामाजिक परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। तो किस तरह से ये चेंजेस आएंगे, जो व्यक्ति बाहर से आएगा निश्चित रूप से उसकी सांस्कृतिक जो विशेषताएं होंगी वो अलग होंगी, है ना।
कुछ अलग होगा, वो अपने कल्चर को अपने साथ लेके आएगा। अब वो अपने कल्चर को जब साथ में लेके आएगा और लोगों के साथ जब उसका इंटरेक्शन होगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें वो दूसरे में डिफ्यूजन के माध्यम से या एक तरह से विसरण जो जिसको हम कहते हैं कि दूसरे को प्रभावित करेगा। और यदि वो व्यक्ति प्रभुत्व वाला हुआ, चाहे इकोनॉमिकली है या समाज में ऊंचा ओहदा रखता है, तो उससे संपर्क में आने वाले लोगों से उसकी संस्कृति धीरे धीरे नीचे आती चली जाएगी और लोगों के जो संस्कृति है उसका ही एक हिस्सा बन जाएगी या वो विशेषताएं उन लोगों के अंतर्गत दिखाई देने लगेंगी। होता है ना ये, जैसे कि मुस्लिम यहाँ आए, पहले आर्यंस हम थे, जैसे कहा जाता है ना, इतिहास में हम पढ़ते थे, मुस्लिम्स यहाँ आए तो क्या हुआ, धीरे धीरे वो हमारे भी समाज का हिस्सा बने। हुआ ऐसा, हमारी संस्कृतियाँ एक दूसरे से आपसी जो हमारी पारस्परिक जागरूकता हुई, एक दूसरे से लेन देन जो हुआ और उन सब चीज़ों से हम एक दूसरे से जो इंटरेक्ट हुए, तो निश्चित रूप से हमने उनको प्रभावित किया और उन्होंने हमको प्रभावित किया। हुआ है ये चीज़ें। तो वो जो चीज़ें हैं वो एक तरह से अकल्चरेशन, मतलब उनकी संस्कृति पर संस्कृति ग्रहण, हमने कहीं ना कहीं उनकी संस्कृतियों को ग्रहण भी किया। ठीक है, तो वो जो चीज़ें होंगी वो भी चेंजेस का एक हिस्सा बन सकती हैं। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है, कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, संगठन क्या हो जनसंख्या का। पहला तो एक हो गया एज, आयु, ठीक है, दूसरा है जेंडर, तीसरा है वैवाहिक स्थिति। ठीक है, एज की बात अगर करें तो सोसाइटी में जितने भी लोग हैं मैक्सिमम किस एज ग्रुप के हैं। जैसे हम कहते हैं कि इंडिया हमारा सुपर पावर है, बनने के कगार पे खड़ा है, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इस समय। ठीक है, अगर हमने इस यूथ पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से यूज़ किया, अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से इनको प्रभावी बनाने की कोशिश की और प्रभावी बना ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक एडवांटेज होगा और हमारी कंट्री सुपर पावर बन जाएगी, क्योंकि यूथ के पास सबसे अधिक पावर होती है। ये चीज़ होती है ना। और अगर किसी सोसाइटी में अगर ओल्ड एज लोग होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन में अगर वहां पे अगर ओल्ड एज पर्सन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ेगा। हम तो बेसिकली हम इन चीजों को किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं, समाज के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे जैसे व्यक्ति, देखिए समाज बहुत सारी स्टेजेस होती है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट की बहुत सारी स्टेजेस हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, धीरे धीरे हम सरेंडर मोड में आने लगते हैं। होता है ना, हम एडजस्टमेंट के नेचर में आने लगते हैं। और एडजस्टमेंट हमारा क्या होता है कि धीरे धीरे हमें रूढ़िवादिता की ओर ले जाता है। जो प्रथाएं हमारी होती हैं कि हम कहते हैं उनको मानिए, अब नई चीज़ों को लेके मत आइए। ठीक है, उनको हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली वो सोसाइटी रूढ़िवादी हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, वहाँ ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज़ है जेंडर की बात है, तो जेंडर की बात है कि मेल फीमेल रेशियो क्या होगा। ये आपने देखा होगा कि जहाँ मेल रेशियो ज़्यादा होगा वहाँ पे जो स्थितियाँ होंगी, बहुपत्नी विवाह और बहुपति विवाह आप लोगों ने सुना होगा कि जिस हिसाब से इनका रेशियो चेंज होता है उस तरह के भी समाज में चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस की जो बात आई है, वैवाहिक स्थिति की बात आई है। जिन समाजों में जहाँ बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है वहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि लोगों के ऊपर जिम्मेदारी पहले हो जाएगी, जल्दी आ जाएगी, और उनका जो विकास है, जो शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। ठीक है, निश्चित रूप से अगर शिक्षा और उनका अगर जो विकास है, डेवलपमेंट अगर रुक जाएगा तो वो सोसाइटी को नेगेटिवली कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। ठीक है, और यदि अगर बहुत लेट अगर कहीं होता है तो निश्चित रूप से वहाँ कहीं ना कहीं जो संततियाँ होंगी वो निश्चित रूप से कुछ अच्छी होंगी या एक तरह से कह सकते हैं कि सबल होंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अनैतिकता होती है उसका भी प्रसार होने की संभावना होती है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो अधिकतर जो देश है वहाँ पे अब इसके लिए एक एज डिसाइड हो चुकी है। तो लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, चाहे बहुत कहते हैं कि एक बहुत प्रभावी रूप से नहीं दिखती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही इनको मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है
तो वो उनका प्रभाव या बहुत सारे कुछ समय के बाद वो चीज़ें हमें प्रभावी रूप से समाज के में दिखाई देने लगती हैं। जैसे कि पहले हम वृद्धाश्रमों की संख्या कहीं नहीं सुनते थे कि ओल्ड एज होम्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर होम्स नहीं, न्यूक्लियर फैमिली की बात हम नहीं सुनते थे कहीं पे भी। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ें आने लगी, लिव इन रिलेशंस, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का नाम ही हम कहीं नहीं सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये ज़्यादा लोगों के समूह के सदस्य जो हैं, जो समाज के जो सदस्य हैं, जिन लोगों ने इन चीज़ों को ज़्यादा अपनाया, तो जब ये प्रभावी रूप में दिखाई देने लगी तो ये हमें ऊपर से समाज का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये विशेषताओं के रूप में या एक हमें दिखाई देने लगी हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से जब इनमें परिवर्तन आएगा तो समाज में अपने आप चेंजेस आएगा। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भाई इसमें किस तरह से उनका घटक है, कहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी भाई वहाँ पे रिसोर्सेज अपने आप बढ़ जाएंगे। और जैसे ही एक तरह से कह सकते हैं कि जहाँ औद्योगिक, जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा होंगी, लोग उसकी ओर मूव करेंगे और उस हिसाब से जहाँ जिस औद्योगिक व्यवस्था जहाँ होगी, जहाँ उत्पादन की कोई व्यवस्था होगी, वहाँ लोग जाना शुरू करेंगे और उसके आसपास एक नया वर्ग बनेगा जिसको कह सकते हैं कि श्रम संगठन, इस तरह की चीज़ें डेवलप होंगी, श्रमिक समुदाय बनने लगेगा। और जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे इस तरह का माइग्रेशन या एक तरह से लोगों का गतिशीलता वहाँ दिखाई देगी, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वहाँ पे जो सोसाइटी जो एक विशेषताएं थी उन विशेषताओं पे भी निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ कहने का तात्पर्य यही था कि ये जो एक फैक्टर है, ये अगर हम देखें तो मुख्य अगर कारकों के रूप में हम जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, इन दो कारकों को हम मुख्य रूप से मान सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन का एक हिस्सा हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजिकल। हम टेक्नोलॉजी की बात सभी समझते हैं, इस पर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि समय भी कम है। अब बस मेन चीज़ इस पर बात करना चाहेंगे कि देखिए दो तरह से हमें प्रभावित करती है प्रौद्योगिकी, हमें जो है तकनीकी हमें दो तरह से प्रभावित करती है। एक इफेक्ट होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा और इनडायरेक्ट वो होगा जो हमें दिखाई नहीं देगा। अब देखिए डायरेक्ट इफेक्ट में जो है वर्क डिवीजन, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि वर्क डिवीजन मतलब कि हर काम के कुछ स्पेशलिस्ट होंगे और लोगों को एक स्पेशल एक स्किल होगी, उस हिसाब से वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि कोई भी आप मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री अगर है उसमें तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, एक व्यक्ति पूरी फैक्ट्री को संचालित नहीं कर सकता है, ना पूरे काम कर सकता है। तो पर्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए एक व्यक्ति का विशेषीकरण होगा, वो स्किल्ड होगा। लेकिन इसी तरह से उस फैक्ट्री में बहुत सारे लोग होंगे जो अलग अलग कामों को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक है। लेकिन बात यहाँ वही है कि एक व्यक्ति पूरी फैक्ट्री को नहीं चला सकता है। एक चला सकता है, नहीं चला सकता है। एक दूसरे के ऊपर हमें डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी रखेंगे तो निश्चित रूप से जो एक जो चेंजेस आएंगे, भाई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से उनमें बदलाव हमें दिखाई देगा। और यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो हमें जो श्रम विभाजन हमें दिखाई देगा कि किस तरह से अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं, अलग अलग स्किल्स हैं। और देखिए यहाँ में मैंने लिखा भी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ टास्क, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ टास्क मतलब कि जो काम करने की जो विशेषताएं हैं उनमें अलग अलग, उसमें भी विभिन्नता हमें दिखाई देगी। तो ये एक डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, जिसके तहत वर्क डिवीजन और डिफरेंशिएशन ऑफ टास्क दिखाई देगा। दूसरी चीज मैंने लिखी अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या चीज होती है? शहरीकरण या नगरीकरण, ठीक है। गांव धीरे धीरे जो लोग होंगे, गांव से अधिकांश लोग रोजगार के लिए बाहर आने लगते हैं और एक जगह पे जहाँ व्यवस्थाएं होंगी, जहाँ कुछ एडवांसमेंट होगी, वहाँ एक नगर का रूप, मतलब जनसंख्या का आधार ले सकते हैं, उस तरह से एक जगह बनने लगेगी। इंक्रीज इन मोबिलिटी, गतिशीलता उन जगहों पे ज़्यादा होगी जहाँ उत्पादन की इकाइयाँ होंगी, ठीक है। तीसरी चीज़ चेंजेस इन सोशल रिलेशंस, जो सामाजिक जो संबंध है उनमें निश्चित रूप से बदलाव दिखाई देगा। तीसरी चीज़ है एक्सपेंशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन रूरल एरियाज। अधिकतर जो काम करने वाले लोग होते हैं वो गांवों से निकल के शहरों में जाते हैं और वहां जाके काम करते हैं, लेकिन जब वो लौटते हैं अपने गांवों में कभी कभी तो वहां की कुछ विशेषताओं को ले जाके वो बीज अपने गांव में छोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से जो विशेषताएं जो हमारी शहरों की थी वो धीरे धीरे हमारी रूरल एरियाज में भी पहुंचने लगती हैं, ठीक है।
इनडायरेक्ट इफेक्ट में अगर हम देखें तो देखिए जहां उत्पादन की इकाइयां होंगी वहां निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, ठीक है, काम के लिए, रोजगार के लिए कि हम आगे बढ़ें। और इसी तरह से नए ग्रुप बनेंगे, नए ग्रुप जिसमें श्रमिक वर्ग होंगे, श्रमिक संगठन बनेंगे और उसी में नए नियम आएंगे कि किस तरह के नियम हो, भाई इनके काम के घंटे क्या हो, इनकी तनख्वाह क्या हो, इस तरह के कुछ नियम जब ये संगठन बनेंगे तो उनमें वहाँ इस तरह की चीज़ें आएंगी। लेकिन जहाँ भी टेक्नोलॉजी है वहाँ कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स ज़्यादा हैं और लोगों का स्थान उन मशीनों ने ले लिया है, तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ठीक है। ये फैमिली का जो एक रोल पहले रहा, जैसे कि संयुक्त परिवार थे, अब धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिलीज आने लगी, वो रोल्स भी यहाँ बदलेंगे और सोशल और रिलीजियस लाइफ भी परिवर्तित होगी। जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति होती जाती है लोग चीज़ों को समझने लगते हैं, तर्क देने लगते हैं और जो धार्मिक जो आस्थाएं होती हैं वो भी उनसे कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगती हैं। तो जो एक रिलीजियस लाइफ जो लोगों की है वो भी परिवर्तित होगी और समाज में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देगा। समाज में परिवर्तन क्योंकि आपसी जो एक संबंध है, जब परिवार में परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप में समाज में भी हमें परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है। चेंज, कल्चरल फैक्टर्स की बात करते हैं तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की बात कर ही चुके हैं। यहाँ दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे लगता है आप लोग जानते भी होंगे। एक तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होता है, सांस्कृतिक संघर्ष, जो कई समूहों में संघर्ष होता है और जो विजयी होगा उसकी संस्कृति को सभी अपना लेते हैं, ठीक है। एक मैंने आपको एक चीज़ बताई कि एक डिफ्यूजन, कल्चरल डिफ्यूजन, जो समूह जो विजयी हो गया, जो जीत गया, उसकी संस्कृति दूसरे अपना लेते हैं और धीरे धीरे वो चीज़ें डिफ्यूजन मतलब कि प्रसरण के माध्यम से नीचे के लोगों तक आती जाती हैं, पूरे समूह में वो दिखाई देने लगती हैं। एक वर्ड और ही यहाँ था, मैं इसको भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसको हमने कहा था पर संस्कृति ग्रहण, जिसको कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक फैक्टर और भी है भाई, इकोनॉमिकल फैक्टर, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें बहुत दो तीन चीज़ें सिर्फ बताएंगे कि कार्ल मार्क्स ने जो इकोनॉमिकल फैक्टर है उसको मुख्य कारक के रूप में माना है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारक उन्होंने माना। उन्होंने ये कहा कि जो फैक्टर्स हैं, सॉरी, जो उत्पादन की जो इकाइयाँ हैं वो, और जो पूंजीपतियों में जो ये पूंजी का, सॉरी, जो ये पूंजी का जो वितरण है वो वितरण किस प्रकार से है, ये मुख्य रूप से ये आप सर से बात कर लीजिए, ठीक है, ओके, लेट हो रहा है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई जस्ट फाइंड अप, ठीक है। तो मेनली दो चीज़ें थी यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर चुके थे। अब देखिए ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मॉडर्नाइजेशन इन द सेंस कि दो चीज़ों में होता है, एक तो ये है कि आपके सोचने समझने का जो तरीका है वो कितना तर्कपूर्ण हो जाता है और किस तरह से आप नई चीज़ों को अडेप्ट कर पाते हैं, ठीक है। अब बस एक चीज़ है, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, एजुकेशन फील्ड के सभी बच्चे हैं, सभी लोग हैं, आप लोग एजुकेशन फील्ड से, बस एक चीज़ है कि ये मुख्य कारक के रूप में, क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बस हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि दोनों चीज़ें हैं, एजुकेशन भी हमारी सोसाइटी को चेंज कर रही है और सोसाइटी भी हमारी जो है अपने अनुसार, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के अनुसार ही अपनी व्यवस्था करती है। तो जैसे ही हम शिक्षा का विकास करते हैं वहाँ से वो हमारी सोसाइटी में बदलाव लेके आती है और ये जो है, ये जो बदलाव होगा ये निश्चित रूप से जो समस्याएं आएंगी उसका समाधान भी शिक्षा ही करेगी, ठीक है। जो नया बदलाव आया और उसके बाद जो एक नई समस्या आ रही है उस नई समस्या को वापस हम शिक्षा के विकास के अंतर्गत रखेंगे कि भाई किस तरह से हम अपनी एजुकेशन को और प्रोग्रेसिव मीन्स दें जिससे कि वो आगे बढ़ सके। अब नेक्स्ट चीज़ है, इस पर हम ज़्यादा बहुत नहीं बताएंगे, लेकिन बस कुछ चीज़ें हैं, दो चार लाइनों में इसको ख़त्म करते हैं। अच्छा, देखिए एक तो बस समझ लीजिए कुछ बैरियर्स हैं, जड़ता जिसको हम कहते हैं कि कोई सांस्कृतिक जड़ता कि अपनी संस्कृति से इधर हम मान, भैया हमारी संस्कृति सबसे अच्छी है, इससे हम अच्छा कुछ नहीं है इसलिए हम इसी को माने। दूसरा है दूसरे की चीज़ को हम बहुत संदेह की निगाह से ढूंढें, कोई नई चीज़ आ रही है उसको हम अपना लेते हैं तो क्या कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरा समय तो नहीं बर्बाद होगा, मेरा पैसा तो नहीं बर्बाद होगा, यहीं कुछ कोई और किसी और मीन्स में कोई नेगेटिव चीज़ ना हो, इसलिए लोग इन बैरियर्स को नहीं लेते हैं। तीसरा है लॉयल्टी टू ट्रेडिशन, अपने संस्कृति से
हम बहुत ज़्यादा लॉयल्टी जिनको रहती है वो उनको मानने के लिए विवश रहते हैं। इसी के अलावा बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, आने दीजिए नई चीज़, कोई बात नहीं, हम उनको नहीं अपनाएंगे। और इग्नोरेंस भी वही है कि हमने नकार दिया उन चीज़ों को, हमें मतलब ही नहीं है, हम निष्क्रिय रूप से बैठे हैं। और लास्ट थिंग यही है कि किसी चीज़ पे कितना व्यय हो रहा है। एक डर इसका भी होता है कि भाई जो हम जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं वो कहीं हमारा वेस्ट ना हो रहा हो। अब टाइम ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को कुछ पूछना है तो भाई 2 मिनट समय है, जिनको कुछ पूछना है वो रुक सकते हैं निश्चित रूप से।